बैन लगा। मैं इस पर रिप्लाई लेता हूँ। वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करिए, वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करिए। इधर उधर आप किए बिना गूगल का इस्तेमाल किए। शिवम जी आप गाइए वंदे मातरम, मैं शुरुआत करती हूँ वंदे मातरम। कहाँ चले गए? लेकिन प्रवक्ता कहाँ गए भाजपा के? गायब हो गए स्क्रीन से, वो भाग गए ना। मैं हूँ यासर मलिक। आज भी दिक्कत है, कल भी एक जगह दिक्कत कर रहे थे आप ऐसे। यहाँ गोबर गौमूत्र के बिना ये गोबर आपके साथ। मैं चाहता हूँ कि गधे को कितना ही भी नहलाया जाए और उसे क्रीम पाउडर लगाया जाए, उसका मेकअप किया जाए, वो कभी गाय नहीं बनता, गन बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। चोर बोलेंगे, चोर। और उसके बाद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। नहीं सुनिए ना, जब जंतर मंतर पर इनकलाब जिंदाबाद हुआ ठीक क्या, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा। सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं, हमें इन देशद्रोहियों का इलाज ढूंढना पड़ेगा। इस अशोक चक्र के खिलाफ थे गोलवलकर, तो जो तिरंगे के खिलाफ होते हैं वो होते हैं दिमागी नक्सली। वंदे मातरम पर आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती ने बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी की बखिया उधेड़कर रख दी। बहुत ज्यादा ज्ञान यहाँ पर वंदे मातरम पर गोदी एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता दे रहे थे और बहुत देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। तब आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने लाइव डिबेट के अंदर चैलेंज दिया वंदे मातरम गाने का, और उसके बाद डिबेट छोड़कर कैसे भाग गए बीजेपी के प्रवक्ता, और फिर जो गोदी मीडिया एंकर था वो बीजेपी के प्रवक्ता को बचाने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद प्रियंका भारती ने गोदी एंकर की भी कलई खोलकर रख दी और सबको एक्सपोज कर दिया इस डिबेट के अंदर। और बहुत ज्यादा तीखी बहस हुई है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है इस डिबेट में जो नहीं बोलने चाहिए, और जिसके बाद राजकुमार भाटी, प्रियंका भारती और कांग्रेस की प्रवक्ता तीनों ने मिलकर गोदी एंकर को भी जो है उसकी औकात दिखाई और बीजेपी के प्रवक्ता की भी कलई खोलकर रखी। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए इस डिबेट में कैसे बीजेपी प्रवक्ता गोदी एंकर को एक्सपोज किया गया है। प्रियंका भारती जी, एक तो क्या ये वंदे मातरम का अपमान हुआ या नहीं हुआ, आप लोगों को जो दिखा, क्योंकि मैं 2 दिन से सुन रहा हूं बड़ी अच्छी लाइन आरजेडी ले रही है। मेलोनी वाली बात पर भी मनोज झा ने बहुत अच्छी बात कही कि ये गैर शालीनता नहीं होना चाहिए था, और आज भी बता दीजिए क्या ये होना चाहिए था। और दूसरी बात है कि बहुत सारी बातें आज लाल किले से भी हुई, महिला आरक्षण पर बातचीत हुई, दिमागी नक्सलियों की बातचीत भी हुई। राकेश जी दिमागी नक्सली की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया किए थे प्रधानमंत्री जी जो दिमागी नक्सली शब्द का जिक्र किए। हम तो सोच रहे हैं कि पूरा इतिहास ही उनको हम याद दिला दे, दिमागी नक्सली होते कौन है और कैसे दिखते हैं और क्या क्या करते हैं। दिमागी नक्सली का नाम था हेडगवार। 28 दिसंबर 1949 को मुखपत्र में एक आर्टिकल लिखे और उस आर्टिकल में राष्ट्रगान को आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट बोले थे। ऐसे दिखते हैं, होते हैं दिमागी नक्सली जो राष्ट्र के ध्वज का सम्मान भी नहीं कर सकते। गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट्स में पन्ना नंबर 188, हम पूरा प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, पन्ना नंबर 188 पर लिखा, देश का जो ध्वज है तिरंगा, इट्स इमिटेटिंग एंड ड्रिफ्टिंग, मतलब भारतीय कुछ भी नहीं लगता है। तो जो देश के तिरंगे का सम्मान न कर पाए वो होते हैं दिमागी नक्सली। आपको मैं बता दूं, जिस तिरंगे की हम बात कर रहे हैं आज, उस तिरंगे को बनाने के लिए जो एडहॉक कमेटी का गठन हुआ था ऑन नेशनल फ्लैग, उस एडहॉक कमेटी के सदस्य अंबेडकर से लेके बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने सजेस्ट किया कि तिरंगे में अशोक चक्र होना चाहिए, बुद्धिज्म से रिलेटेड और समय को समय दिखाता हुआ। इस अशोक चक्र के खिलाफ थे गोलवलकर, तो जो तिरंगे के खिलाफ होते हैं वो होते हैं दिमागी नक्सली। और ऐसे संगठन जो तिरंगे से शुरुआती तौर से नफरत रखता हो, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराता हो, वो होते हैं दिमागी नक्सली। और दिमागी नक्सलियों पर अगर लगाम लगाना है राकेश जी, तो एक कदम आगे बढ़ जाए प्रधानमंत्री जी, और ये जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना दिमागी नक्सलियों की, इस पे बैन लगा। मैं इस पर रिप्लाई लेता हूं। वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करिए, वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करिए। वंदे मातरम पर स्टैंड क्लियर करते हैं। वंदे मातरम को हम देश प्रेम का प्रूफ मानते हैं ना। मेरे बगल में है भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी। चलिए यहीं पे आपके शो में बिना इधर उधर आग किए, बिना गूगल का इस्तेमाल किए, शिवम जी आप गाइए वंदे मातरम, मैं शुरुआत करती हूँ वंदे मातरम। कहाँ चले गए शिवम जी? नहीं वो आ रहे हैं, कई बार नेटवर्क है, वो आप सुन लीजिएगा। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। पहले ये बता दीजिए जो हुआ वो अपमान हुआ कि नहीं हुआ, मैं जो पूछ रहा हूँ। राकेश जी हम वंदे मातरम पर अगर चर्चा करना चाहते हैं, प्रियंका भारती जी पहले ये बता दीजिए कि जो हुआ उस पर आपकी पार्टी की क्या राय है मैडम? और व्यक्ति को जो बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर आपकी पार्टी की क्या राय है? ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, या प्रियंका गुप्ता जी ने जो कहा उससे आप सहमत है? क्या है, कुछ तो स्टैंड क्लियर करिए।
राकेश जी, मैं स्टैंड क्लियर कर रही हूँ, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टैंड तब क्लियर होगा जब एक बार भाजपा का कोई भी नेता, जो ऊपर से पूरा प्रवक्ता भी वंदे मातरम का कम से कम शुरू का ही 4-5 लाइन सुना दे। कहाँ गए शिवम त्यागी? पहले मैडम आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए, फिर आप शिवम त्यागी से जो मना है पूछते रहिएगा। जो मैंने पूछा उस पर अपनी लाइन क्लियर कर लीजिए पहले। मुझे तो जहां तक समझ में आया, कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर कर दिया, उन्होंने तो बता दिया खड़गे जी बुजुर्ग हैं, उनके लिए मतलब आप सहमत कर रही थी। लेकिन प्रवक्ता कहाँ गए भाजपा के? गायब हो गए स्क्रीन से, वो भाग गए ना। एक बार जोड़िए। अरे मैडम नहीं होता, कई बार आप कहिएगा तो हम सुना देंगे। एक बार मुझे नहीं, मुझे मैं ये मानकर चलता हूं कि यहाँ पर वंदे मातरम सबको याद होगा, नहीं याद और सबको पता होगा। और अगर कहाँ है भाजपा में? आप भी मुस्कुरा दिए। प्रियंका भारती जी, मुझे बताया है पिछाड़ने की नेटवर्क की दिक्कत है, वो यूनिट से नहीं जुड़े हुए हैं, जूम से जुड़े हुए हैं, और जूम मोबाइल नेटवर्क पर काम करता है। ये आपको यस पीसीआर दोबारा कनेक्ट कर रहा है, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। अब आगे बाकी लोगों से राय ले लीजिए, हम गाने के इंतजार में बैठे हैं। आज आपके शो पर वंदे मातरम का वंदन हो जाए। ठीक है भाटी जी, आप भी राय बता दीजिए। अखिलेश यादव ने तो कहा कि वो रहमान वाला वंदे मातरम गाना चाहिए, मतलब यहां भी आप लोगों को भी वोट बैंक दिखी क्या? नहीं, देखिए, एक तो आज 15 अगस्त के दिन सभी देशवासियों को और आपको और आपके सभी पैनलिस्ट को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, मुझे मैथिलीशरण गुप्त जी की एक पंक्ति याद आती है, उनकी कविता है कि एक समय जो ग्रहा है, दूसरे समय त्याज होता है, ऊष्मा में हिम के कंबल का भार कौन ढोता है। पहली बात तो यही हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, बहुत नासमझी की बात है, कुछ समझ से बाहर की बात है कि देश की स्वतंत्रता के 80 साल बाद हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी देशभक्त है, कौन सी पार्टी देशभक्त नहीं है। एक पार्टी को देशभक्त सिद्ध करने के लिए जो, अब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि गधे को कितना ही भी नहलाया जाए और उसे क्रीम पाउडर लगाया जाए, उसका मेकअप किया जाए, वो कभी गाय नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। ये सच्चाई तो इतिहास में दर्ज रहेगी कि आरएसएस, हिंदू महासभा और बीजेपी के पूर्व जो संगठन थे, ये सब लोग तिरंगे के विरोधी थे, राष्ट्रगान के विरोधी थे, भारत माता की जय बोलने के विरोधी थे, इंकलाब जिंदाबाद बोलने के विरोधी थे। जब तिरंगा फहराना एक वीरता की निशानी माना जाता था, देशभक्ति की निशानी माना जाता था, तब ये उससे दूरी बना के रखते थे। और आज जब देश आजाद है, आज जब हमें किसी का डर नहीं है, उस समय इंकलाब जिंदाबाद बोलने पर, वंदे मातरम गाने पे अंग्रेजों की पुलिस कोड़े बरसाती थी। तो जो देशभक्त लोग थे वो उस समय वंदे मातरम गाते थे, उस समय तिरंगा फहराते थे, उस समय इंकलाब जिंदाबाद बोलते थे। आज जब कोई डर नहीं है, देश आजाद है, तो आज ये इंकलाब जिंदाबाद बोल के या वंदे मातरम गा के अपना आपको देशभक्त सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, देशभक्ति इतनी सी बातों से सिद्ध नहीं होती है। तो क्यों आज देशभक्त वो है जो भारत के संविधान जंतर मंतर पर इंकलाब जिंदाबाद हुआ तब तो बड़ा अच्छा लगा था आपको। भारत के संविधान का पालन करना चाहता है। जब जंतर मंतर पर इंकलाब जिंदाबाद हुआ, ठीक, क्या तो आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा, कुछ लोगों ने अच्छा लगा था ना, तब नहीं ये तर्क समझ में आया था कि अब इंकलाब जिंदाबाद की क्या जरूरत है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद बोला जाता है क्रांति के लिए, नारा है आंदोलन के लिए। जब तक धरती पर भूखा इंसान रहेगा तब तक धरती पर तूफान रहेगा। जब तक लोगों की भूख का सवाल हल नहीं होगा, लोगों के रोजगार का सवाल नहीं हल होगा, शिक्षा का सवाल हल नहीं होगा, जरूरी लगने लगा तब तक ये नारे बुलते रहेंगे। इस नारे में आपको क्या एतराज? अरे मुझे कहाँ एतराज है? ये तभी आप कह रहे हैं कि आज जरूरत क्या है, फिर आप कह रहे हैं क्रांति है तो जरूरत है। तो पहले तय कर दीजिए कि जरूरत है कि नहीं जरूरत है। आप क्यों? मुझे इंकलाब जिंदाबाद से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाटी जी, लेकिन ये डेफिनेशन बदलिए नहीं कि पहले जरूरत नहीं, फिर आज जरूरत है, फिर आज जरूरत है तो कल जरूरत नहीं। डेफिनेशन मत बदलिए। और दूसरी बात है, सवाल को स्किप मत करिए। आइए, वंदे मातरम से आपको क्या दिक्कत? क्यों AR रहमान वाला वंदे मातरम चाहिए? हमें वंदे मातरम से कोई भी जरा भी रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है। मैं खुद भी गाऊंगा और जिसे गाना है बहुत शौक के साथ गाए, लेकिन वंदे मातरम किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वंदे मातरम गाना ही देशभक्ति की निशानी नहीं है। आज देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी भारत के संविधान का पालन करना है, भारत के नागरिकों में एकता, अखंडता, प्रेम, मोहब्बत पैदा करना है। जो लोग रोजाना नागरिकों में नफरत पैदा करते हैं, भाईचारा तोड़ते हैं,
एकता अखंडता तोड़ते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे देश की जनता को लड़ाना चाहते हैं। सबसे बड़े देशद्रोही वो हैं। हमें इन देशद्रोहियों का इलाज ढूंढना पड़ेगा। ये जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी देश की आजादी की, उस समय भी देशद्रोहियों के खेमे में खड़े थे। चलिए, और आज जब देश को आगे ले जाने के लिए देश की एकता अखंडता की जरूरत है, ये आज भी देशद्रोहियों के खेमे में अब मुझे अनंत विजय, कभी देशभक्त नहीं रहे। अनंत विजय जी, अच्छा शिवम त्यागी जुड़ चुके हैं। कुछ बिजली की दिक्कत थी, उनका मैसेज भी मेरे पास आ गया। कुछ उनके इक्विपमेंट में दिक्कत आ रही थी। शिवम त्यागी जुड़ भी चुके हैं, फिर दिक्कत आ रही है, उसको दोबारा कनेक्ट करिए। अनंत विजय जी, तब तक मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने प्रियंका गुप्ता जी से पूछा, भारती जी से भी पूछा, भाटी जी से भी पूछा। ये अब तो इन लोगों के जवाब सुनने के बाद ये लग गया है कि ये वाकई वोट बैंक का ही कुछ चक्कर है, और इसलिए चक्कर है कि AR रहमान वाला क्यों चाहिए, जवाब नहीं दे रहे हैं। भारती जी कह रही हैं आ तो गई, हम उस पर क्या बोले? देखिए, भाटी जी मेरे अच्छे जानकार हैं। मैं मित्र नहीं कह सकता हूं उनको, क्योंकि हो सकता है वो मुझे मित्र ना मानते हो, लेकिन मेरे अच्छे परिचित हैं। और भाटी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि वंदे मातरम थोपना नहीं चाहिए। भाटी जी, अब तो जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, उसी संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों से संसद ने उसको कानून के रूप में पास कर दिया है। तो अब तो थोपने जैसी कोई बात रही नहीं। ये नारा पुराना पड़ चुका है। कृपया इसको अपडेट कर ले, मुझे जैसा लगता है। और दूसरी बात, जो वोट बैंक की स्पष्ट रूप से राजनीति दिखाई देती है, जो मुझे अपनी राय रखने का अधिकार देता है, वही संविधान मुझे भी अधिकार देता है कि मैं अपनी राय रखूं और बिल्कुल बेबाक तरीके से रखूं। सर, पर संविधान के आपको ये अधिकार देता है कि आप हमारे बीच में बोलें। मैंने अपनी राय रखी है। सर, क्या संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप मेरे बीच में बोलें? हाँ, अगर मेरा नाम देता है तो स्वागत है आपका। संविधान मुझे अधिकार देता है। मेरा नाम मेरे बीच में बोलने का। मैं पूरे शो में नहीं बोलूंगा। नहीं, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, देखिए, आप अपनी राय बिल्कुल रख सकते हैं, आप अपनी राय रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखिए, मैं डिबेट में हम लोग कई बार साथ रहे, मैं किसी की राय के ऊपर अपनी राय नहीं रखता। मैं सिर्फ अपनी बात कहता हूं। जहां तक थोपने की बात है, तो अब तो देश का कानून है और संसद द्वारा पास कानून है, इसलिए राष्ट्रगीत का सम्मान होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और पवन खेड़ा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इससे तो एकदम स्थिति स्पष्ट हो गई कि भाई वो 1937 वाला जो खंडित वंदे मातरम है वही गाएंगे। तो वो उस पार्टी की राय है, उस पार्टी की। और देखिए, 1971 के कानून में जो संशोधन करके अभी संसद में अधिनियम पारित हुआ है, उसका मैंने अध्ययन किया है। उसमें लिखा है कि अगर कोई शिकायत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर कुर्सी की ही बात थी तो आप देखिए, उस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखने की आवश्यकता है। जब दूसरा पद जैसे ही समाप्त होता है और कोटि कोटि कलकल निनाद जब बजना शुरू होता है, वहीं से राहुल गांधी जी की भ्रिकुटी तनती है और वो खड़गे जी की ओर देखते हैं। फिर सोनिया जी को समझ में आता है कि ऐसा कुछ हो गया। अगर कुर्सी की बात होती तो जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब तो बैठा दिया जाता उनको। तो नहीं, कुर्सी वाली मैं तो ये भी कह रहा हूं अनंत विजय जी कि अगर कुर्सी ही की बात थी तो ये बात सही है जो प्रियंका गुप्ता जी ने भी कहा कि बाद में पूरा वहां पर प्ले किया गया, तो उस समय ही कुर्सी लग गई होती। भाई, जब कुर्सी की जरूरत ही पड़ गई तो लग ही जाती कुर्सी, तो दोबारा कुर्सी दिखती, कुर्सी तो दिखी नहीं। सर देखिए, सारा राजनीति में खेल ही कुर्सी का है सर। अगर कुर्सी न मिले तो राजनेता क्या मतलब है, वो कुर्सी की तो राजनीति करते हैं। लेकिन ये पूरा प्ले हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां कुछ राहुल जी और सोनिया जी इसको लेकर कुछ असहज थे। अब वो असहज क्या वंदे मातरम के बाकी 6 पद बजने से थे या किसी और की बात, किसी और चीज से थे, ये तो वही लोग बता पाएंगे। या अगर उस वीडियो से कुछ ऑडियो सुनाई देगा तभी हम लोग किसी निष्कर्ष। बोलिए प्रियंका गुप्ता जी, बोलिए। लेकिन वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि दोनों असहज थे। देखिए, जितनी चर्चा आज हम उस वीडियो की कर रहे हैं, जितनी चर्चा हम कुर्सी की कर रहे हैं, काश हम उतनी चर्चा प्रधानमंत्री जी के भाषण पे भी कर लेते। प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि डिबेट को अभी पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अब बीजेपी प्रवक्ता और प्रियंका भारती के बीच में बहुत ज्यादा तीखी बहस होने वाली है और बीजेपी प्रवक्ता ही धज्जियां उड़ने वाली है। चाहती है कि आप उसे लागू कर दीजिए, और अभी के अभी कर दीजिए। 27 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में कर दीजिए, उसके बाद 29 में चुनाव है, वहां कर दीजिए। पर प्रधानमंत्री जी भी गोल गोल जलेबी बनाने से बाज नहीं आते। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि बायो इकोनॉमी बहुत बढ़ गई है। अरे भाई, बायो इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है तो फिर रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा भाई साहब? कि प्रदूषण क्यों नहीं कम हो रहा? और ये जो संसाधन है प्राकृतिक, अगर उनका इतना ही जो है इस्तेमाल हो रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है?
ठीक है, शिवम त्यागी जुड़ गए की जेबों में जाना। ठीक है तो ये भी प्रियंका तो जी, मुद्दा होगा। शिवम त्यागी जुड़ गए हैं। अब स्क्रीन पर दोनों प्रियंका जी को रखिए, मुझे रखिए और शिवम त्यागी को रखिए। उसका नतीजा क्या निकलता है? ठीक है, स्क्रीन पर बीच में बहस छोड़ के चले जाते हैं, नहीं अच्छी बात नहीं है। चढ़े नहीं गए थे अनंत विजय जी, जो उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि कुछ उनके इक्विपमेंट में दिक्कत आई थी, इसलिए बार बार उनका फ्रेम आ जा रहा था। दोनों प्रियंका जी को रखिए और शिवम त्यागी को रखिए। शिवम त्यागी, इस दौरान बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया कि प्रियंका भारती जी ने कहा कि दिमागी नक्सली की सोच आप लोगों की है और आरएसएस को लेकर उन्होंने बोला उस पर, और दूसरी बात है कि वंदे मातरम को लेकर भी कि आप लोग विरोधी शुरू से ही करते थे तिरंगे का, गाने के लिए बोला था और गाने का भी चैलेंज दे रही थी आपको। ठीक है, पहला सारा करके जाऊंगा। पहला एक चीज कहना चाहता हूं कि दिमागी नक्सली हो या ऑन ग्राउंड नक्सली हो, हम दोनों नक्सलियों को खत्म करने के लिए इस देश में और सरकार में आए और करके जाएंगे। तो किसी को अगर किसी तरह की गलतफहमी हो तो वो अपने दिमाग से निकाल देना। दूसरा, संघ ने इस देश के लिए क्या किया और संघ का आजादी में क्या योगदान रहा, मुझे लगता है कि खुद हेडगेवार जी ही जेल गए, अटल बिहारी वाजपेयी जेल गए, आपसे तो उस बात पर सर्टिफिकेट चाहिए नहीं। और तीसरी बात, आपको दिमागी नक्सली से इतनी परेशानी क्या है? दिमागी नक्सली जो है, जो इस देश को तोड़ने हुए हैं, उनको हटाना कहां से गलत हो गया? और अंत में इन्होंने कहा कि भाई वंदे मातरम गाइए, आपने कहा वंदे मातरम गाइए, तो गा देता हूं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योतिषना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तेजस्वी यादव समझा है क्या? तेजस्वी समझा है? फिर से सुना दे, नीचे देखने की जरूरत नहीं है हमें। आप प्लीज, अनपढ़ों की पार्टी है। अब मेरा मौका, मुझे बोलने का मौका दीजिए। राकेश जी निवेदन है मेरा, राकेश जी मैं जूम से जुड़ा, मेरा निवेदन है। राकेश जी एक बार प्रियंका भारती जी पूरी बात आ जाए, मैं बीच में, अरे सुनिए, एक तो बहुत देर बाद नेटवर्क आया, आपने हर तरीके का टेस्ट ले लिया, तो एक बार बात पूरी हो जाए उनकी। अब मैं निवेदन करता हूं कि मुझे लगातार इंटरप्ट किया गया है। अगर यही प्लीज, अब आपको रोकना पड़ेगा इनको। प्लीज। हाँ। अब मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में किसी के नहीं बोला, बोल भी नहीं पाया। अगर यही राष्ट्रगीत आंख बंद करके आंख खोल के अपने चारा चोर और उनके बेटे से गवा दो ना, तो शिवम त्यागी अपना नाम बदल देगा। आप हमें बता रहे हैं, प्लीज निवेदन है मेरा। राकेश जी गलत बात है, दिस इज रॉन्ग। मतलब आप मेरे घर, चलिए अगला प्रियंका भारती जी, वाकई शिवम को सबसे कम समय मिला है, 30 सेकंड और शिवम त्यागी को दीजिए, उसके बाद गलत बात है। 30 सेकंड और प्रियंका भारती जी, जस्ट होल्ड ऑन 30 सेकंड। दिस इज रॉन्ग। इन्होंने आंख खोल के कह दिया, आंख बंद करके कह दिया, उल्टा लटक के कह दिया, सीधा खड़ा होके कह दिया। मैंने कहा ना, अपने चारा चोरों से आंख खोल के पढ़ के भी गवा देना, तो शिवम त्यागी अपना नाम बदल देगा। चारा चोर की अनपढ़ पार्टी से आए हुए। चलिए अब प्रियंका भारती जी का एक रिप्लाई। शिवम त्यागी प्रियंका भारती जी के लिए 30 सेकंड। बिल्कुल, क्योंकि शब्दावली इन्होंने ऐसी इस्तेमाल की, दान पेटी चोर बोलेंगे, दान पेटी चोर, और उसके बाद आगे की लाइन जिसके लिए इतना बोबेला खड़ा किया, आगे का लाइन नहीं आता है त्यागी, वहीं तक रट पाए थे, वीडियो बंद कर उतना ही रट पाए, आगे का याद नहीं, फूटी कंठ पलकन याद करा दे, हमारी नहीं, आगे नहीं याद है, आपके साथ दिक्कत है, या आंख बंद करके पढ़ दीजिए, आंख खोल के पढ़ दीजिए, उल्टा लटक के पढ़ दीजिए। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। 30 सेकंड हमको दिए थे, सुनने में दिक्कत है क्या? अच्छा ना, सुनने में आपके दिक्कत है, चलिए बचपन से दिक्कत है, कल भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है, कल भी एक जगह दिक्कत कर रहे थे आप ऐसे। यहाँ गोबर गौमूत्र, ये गोबर आपके साथ है। मैंने कहा ना, चैलेंज है, जिस दिन तेजस्वी जी के बराबर में खड़ी हो जाएं, उनको आंख बंद करके भी पढ़वा दे तो बताना। ठीक है, चलिए भारती जी। और तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। वंदे मातरम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है भारत के अंदर। कांग्रेस के कार्यालय पर वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, वो जो है खड़े नहीं हो पाए थे और वो बैठने की कोशिश कर रहे थे। उसको लेकर विवाद बनाया गया और कहा गया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है आपस में वंदे मातरम गीत जब चल रहा था तब
बातचीत कर रहे थे, पूरा वंदे मातरम भी नहीं हुआ। और गृह मंत्री अमित शाह ने ये इल्जाम भी लगाया कि मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है असहज महसूस कर रहे थे वंदे मातरम गीत के चलते हुए। लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि हाँ मतलब राहुल गांधी गर्दन इधर करके कुछ कह तो रहे, लेकिन पूरा वंदे मातरम गीत गाया गया, रुकवाया नहीं गया। जो भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि वंदे मातरम गीत को बीच में ही रुकवाया गया और खड़गे जी जो है खड़े नहीं रह सके, सम्मान नहीं कर सके वंदे मातरम का। और ये जो है कांग्रेस पार्टी है जो वंदे मातरम का हमेशा से विरोध करती है, हमेशा से वंदे मातरम के खिलाफ रही है। भाजपा इस पर कोई मौका नहीं चूकना चाह रही है, भाजपा इस पर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और कांग्रेस के भी प्रवक्ता हो या नेता हो वो इस बात पर जोर दे रहे हैं। और उन्होंने यह भी बताया था कि खड़गे जी 80-85 साल की उम्र है, वो ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, इस वजह से जो है बीच में कुर्सी लाने की बात की जा रही थी। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा कुछ कहा जा रहा था, लेकिन वंदे मातरम पूरा गाया गया है। बीजेपी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वंदे मातरम न रुका है न रुकेगा। और कांग्रेस ने वंदे मातरम को जब से मतलब गाती रही है, जब से कांग्रेस के कार्यालय पे वंदे मातरम गीत गाया जाता है, जब से बीजेपी का गठन भी नहीं हुआ था। और जो इल्जाम कांग्रेस लगाती है कि मतलब जब से ये अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे आरएसएस के लोग, जब से वंदे मातरम को गाया जा रहा है। और आरएसएस ने तो तिरंगे को अपने कार्यालय पे नहीं फहराया, आरएसएस ने तो देश का अपमान भी किया है, तिरंगे का भी अपमान किया है। ये कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई है वंदे मातरम को लेकर। और गोदी मीडिया के एंकर एक्टिव हो गए हैं, गोदी मीडिया के चैनलों पर यही चल रहा है। और हर एक गोदी मीडिया का एंकर होड़ में लगा हुआ है कि वो किस तरीके से कांग्रेस को एक्सपोज करता चला जाए। जितना ज्यादा एक्सपोज करेगा उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये पूरी होड़ में लगे हुए हैं। इसी चक्कर में सभी गोदी मीडिया के एंकर एक से बढ़कर एक डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इनकी डिबेटों में प्रवक्ता आकर इन्हीं को धूल चटाकर चले जाते हैं। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। जो कांग्रेस के कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया गया और जो भाजपा उस आरोप लगा रही राहुल गांधी सोनिया गांधी असहज थे वो, और वंदे मातरम को बीच में रुकवाया गया और वो गाना नहीं चाह रहे थे, खड़गे जी सम्मान नहीं कर पाए, वो बैठ गए। जो आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताइए। जो भाजपा कह रही वो सही है या जो कांग्रेस ने बताया वो सही है। और आप लोगों ने इस डिबेट के अंदर देखा भाजपा प्रवक्ता को जैसे ही आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने चैलेंज दिया वंदे मातरम गाने का, तुरंत ही उनका जो है नेटवर्क चले गए, तुरंत ही वो स्क्रीन से गायब हो गए, डिबेट से भाग गए। जब प्रियंका भारती इस पर बातचीत कर रही तब गोदी मीडिया के एंकर कैसे बीच में आ गए, बचाने लगे कि वो भागे नहीं है, उनके नेटवर्क चले गए और वो आ रहे हैं, वो ये है कि वो है, इस तरीके से बचाने लगे, बात को काटने लगे। लेकिन प्रियंका भारती ने छोड़ा नहीं। और जब बीजेपी के प्रवक्ता बाद में आए और जब उनसे वंदे मातरम की बात की गई तब वंदे मातरम उन्होंने गाया और प्रियंका भारती ने उसमें देखा तो चश्मे में कुछ अक्स भी दिखाई दे रहा था। मतलब प्रियंका भारती का कहना था कि वो देखकर पढ़ रहे थे। उसके बाद जब मतलब प्रियंका भारती बोलती है तब बीजेपी प्रवक्ता बीच में ही बोलते हैं और उसके बाद जो होता है उनको गोबर मानसिकता का, मूत्र मानसिकता का बता दिया जाता है। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। बहुत शानदार धुलाई की प्रियंका भारती ने। प्रियंका भारती जिस डिबेट में भी जाती है, गोदी एंकर हो या फिर बीजेपी प्रवक्ता हो, दूर से दूर भागते हैं इनके नाम से, क्योंकि ये ऐसी धुलाई करती हैं कि बीजेपी प्रवक्ता पास कोई जवाब नहीं होता, गोदी मीडिया एंकर के पास भी कोई जवाब नहीं होता। आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। प्रियंका भारती आपको कैसी प्रवक्ता लगती है कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। और आप लोग यही बताकर जाइए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव आने वाले हैं राज्यसभा के। इस बार उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, क्या भाजपा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपना राज कायम कर पाएगी या समाजवादी पार्टी इस बार कोई खेला कर जाएगी या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुछ मतलब ऐसा करेगी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ने सही काम किया, क्या आप उन्हें ही देखना चाहते हैं या फिर अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए।